प्यारे बच्चों, ये अपना रैप उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और उसके बाद में हमने एक मेस-सेल्सन-स्टोल का एक्सपेरिमेंट भी देखा था। मेस-सेल्सन-स्टोल के बाद में अब अपन काम की बात पर आते हैं ना। इसमें अपने को नेक्स्ट रेप्लिकेशन की हमने शुरुआत कर ली थी प्रोकैरियोट्स में। तो अभी मैं प्रोकैरियोट्स नहीं बोल के केवल रेप्लिकेशन ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी अपन कॉमन बातों की चर्चा करेंगे जो प्रोकैरियोट्स में भी मिलती हैं और यूकैरियोट्स में भी मिलती हैं। तो जैसे आपको रेप्लिकेशन करना है, ये आपके सामने एक डीएनए दिया गया है, इसको रेप्लिकेट करना है। 1 से 2 डीएनए बनेंगे। तो आपको रेप्लिकेशन करने के लिए वेरियस प्रोटीन और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम इसमें काम आने वाले एंजाइम्स के बारे में समझ लेते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, किसके पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सी कैपेसिटी होती है, उसको देखेंगे। अगर आपको रेप्लिकेशन करना है तो जैसे प्राइमरी अपन बात करें, अभी ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं हेलिक्स हैं, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं दोनों स्ट्रैंड। जब भी आपको रेप्लिकेशन करना होगा या ट्रांसक्रिप्शन करना होगा तो उसके लिए आपको दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो आपको अनबाइंड करना पड़ेगा उसके लिए। तो जब भी आप अनबाइंड करोगे तो उसके लिए कोई एंजाइम लेके आना पड़ेगा। हालांकि दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन एक सेल का टेम्परेचर इतना हो नहीं सकता कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो फिर अपने पास में दूसरा ऑप्शन बचता है किसका? एंजाइम का। तो जब भी आपको दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करना होगा तो आप एंजाइम लेके आओगे, कौन सा? हेलिकेज। ये डीएनए स्ट्रैंड को अनबाइंड करने का काम करेगा। अच्छा, चलो ये भी समझ में आ गया। अब आपको रेप्लिकेशन करना है तो रेप्लिकेशन करने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, मतलब सिंथेसाइज करना है ना डीएनए को, तो उसके लिए आपको लाना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज। अब बात आती है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो खुद से जाके डीएनए पर बाइंड नहीं कर पाता, तो उसको बाइंड कराने के लिए कोई इंटरमीडिएट प्रोटीन आएगी। उस इंटरमीडिएट प्रोटीन को बोलते हैं अपन प्रोसेसिविटी फैक्टर। क्या बोलेंगे हम उसको? प्रोसेसिविटी फैक्टर बोलेंगे। अब प्रोसेसिविटी फैक्टर की क्या खास बात है कि इसके पास में बाइंड कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एटीपी को हाइड्रोलाइज करने वाली पावर नहीं होती। तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन आता है? क्लैंप लोडर, जो कि प्रोसेसिविटी फैक्टर जो है उसकी हेल्प करके जाएगा। एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करने वाली पावर होगी इसके पास में। चलो ये भी बात समझ में आई। अब दिक्कत आती है कि जब हम रेप्लिकेशन करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज तो आ गया, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन की शुरुआत नहीं कर सकता। तो शुरुआत करने के लिए भी किसी एंजाइम को लाना पड़ेगा। शुरुआत करने के लिए किसको लाएंगे? प्राइमेज को। चलो प्राइमेज भी आ गया। अब जैसे हेलिकेज आया था, ये जो डीएनए पॉलीमरेज आया था, तो इसको डीएनए पे लोड कराने के लिए दो फैक्टर आए, प्रोसेसिविटी फैक्टर और क्लैंप लोडर। ऐसे ही कल को आपको हेलिकोज को लोड कराना होता है तो उसके लिए हेलिकेज का भी एक लोडर आता है, उसको बोलेंगे हेलिकेज लोडर। चलो ये भी समझ में आ गया। डीएनए पॉलीमरेज, प्रोसेसिविटी फैक्टर, क्लैंप लोडर, प्राइमेज। अब क्या होगा, आपको जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे उनके बीच में जो गैप होता है उसको भी फिल करना है, और जो प्राइमेज आरएनए का प्राइमर लगा के जाएगा उसको भी आपको रिमूव करना है। तो प्राइमर रिमूवल के लिए आपको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइमर रिमूवल के बाद में उस गैप को फिल करना है तो गैप फिलिंग एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। बाद में निक को सील करना है तो निक को सील करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी निक सीलिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में इनको किस नाम से जाना जाता है और यूकैरियोट्स में इनको किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो तो अभी यहाँ पे रह गया ना।
इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जब ये डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा इससे समझते हैं अपन। जैसे ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है ना, अभी ऐसे हेलिक्स बनी हुई है। जब ये डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, देखो ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो पीछे से तो उलझन को सुलझाता जाएगा, लेकिन आगे जो है देखो ऐसे आगे बढ़ेगा तो पीछे से तो उलझन कम होती जाएंगी, लेकिन आगे उलझन बढ़ती जाएंगी, है ना। आगे जो उलझन बढ़ती है इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिमूव करने के लिए भी कोई एंजाइम आएगा, उसको बोलेंगे अपन टोपो आइसोमरेज। निक्सील को अपन बोल सकते हैं कि लाइगेट करने के लिए कोई लास्ट में एंजाइम आएगा। अब क्या करते हैं, ये तो मैंने आपके सामने एंजाइम के नाम लिख दिए। अब आप समझते हैं कि प्रोकैरियोट में इनको किस नाम से जाना जाता है और यूकैरियोट में इनको किस नाम से जाना जाएगा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। जो आपका हेलिकेज है, इस हेलिकेज को प्रोकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाता है, डीएनए बी के नाम से जाना जाएगा। किसको, हेलिकेज को। ऐसे यूकैरियोट्स में इसको किस नाम से जाना जाता है, एमसीएम के नाम से जाना जाता है इसको। हेलिकेज लोडर, हेलिकेज लोडर को प्रोकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाता है, डीएनए सी। और इसी हेलिकेज लोडर को यूकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाता है, CDC6। ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 5 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अब आगे आपका टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज इधर होता है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। इस टाइप सेकंड को ही, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, प्रोसेसिविटी फैक्टर। इस टाइप सेकंड को ही प्रोकैरियोट्स में स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं गायरेज। टाइप सेकंड को किस नाम से जाना जाएगा प्रोकैरियोट्स में, गायरेज के नाम से। प्रोसेसिविटी फैक्टर जो कि डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए के ऊपर लोड करवाने के काम में आएगा। प्रोसेसिविटी फैक्टर यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बीटा क्लैम्प। अच्छा, यहाँ तो आपने लिख दिया, यहाँ पे इनको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के नाम से ही जाना जाएगा, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। प्रोसेसिविटी फैक्टर यहाँ पे था बीटा क्लैम्प, और यहाँ पे क्या होगा, PCNA। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन। अभी मैं नाम लिख दूंगा ना इसका पूरा नाम। ये है आपका क्लैम्प लोडर जो कि बीटा क्लैम्प को एनर्जी प्रोवाइड करा के जाएगा, है ना, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। तो यहाँ पे क्लैम्प होता है गामा क्लैम्प लोडर, ये हो गया गामा क्लैम्प लोडर। यहाँ पे होता है ये रेप्लिकेशन फैक्टर C, RFC। प्राइमेज, प्राइमेज को प्रोकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाएगा, DNAG के नाम से। और यूकैरियोट्स में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये काम कौन करके जाता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये करके जाता है। प्राइमर रिमूवल, प्राइमर रिमूवल का काम प्रोकैरियोट्स में कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और यही ये काम कौन करेगा यूकैरियोट्स में, FEN एंड RNAH, फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज, और ये है RNAH। ये है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग भी कौन करके जाता है प्रोकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और यहाँ कौन करके जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ही करेगा, है ना, ये काम गैप फिलिंग वाला। अल्फा लिख दिया, डेल्टा।
निक सीलिंग वाला काम कौन करेगा? निक सीलिंग लाइगेज। और इधर कौन करेगा? इधर भी लाइगेज। ये कॉमन नाम है ना दोनों में। बस अंतर केवल इतना है कि ये जो लाइगेज है प्रोकैरियोट्स में तो एनर्जी कहाँ से लेता है? ये NAD+ से, और यूकैरियोट्स में कहाँ से लेता है? ATP से ये एनर्जी लेता है। बस इतना अंतर है दोनों में। इस टेबल को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये एंजाइम ही है ले दे के, ये रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में काम आने वाले हैं। क्या क्या लिखोगे इसमें आप? देखो थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ इसके बारे में। पहले एक दो प्रोटीन का पूरा नाम लिख देता हूँ ना जो इधर रह गए थे। जैसे एक तो है ये PCNA का पूरा नाम लिख देता हूँ इधर। PCNA प्रोलिफरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ये तो हो गया PCNA का नाम। ये क्या है आपका? RFC रेप्लिकेशन फैक्टर C। ये लो RFC हो गया। और कोई बचा है नाम इसमें? और MCM का और लिख लो है ना, MCM मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, ये जो भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं इनके पूरे नाम हो गए ना। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था, जब भी आप रेप्लिकेशन करोगे तो आपको सबसे पहले DNA के दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करना पड़ेगा। अनबाइंड करने के लिए आपको एक एंजाइम लेके आना पड़ेगा। एंजाइम का नाम होगा हेलिकेज। इसी हेलिकेज को प्रोकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाएगा? DNA-B के नाम से। और इसी को यूकैरियोट्स में किस नाम से जानते हैं? MCM के नाम से, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन। चलो आपने हेलिकेज लेके आ गए आप। अब आपको DNA के दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए आपको एंजाइम लेके आना पड़ेगा DNA पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज 5 टाइप के होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ऐसे ही यूकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज 5 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। चलो ये भी समझ में आ गया। अब जब हेलिकेज आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते समय आगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जिसको रिमूव करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी टॉपो आइसोमरेज की। चलो DNA पॉलीमरेज को अपन लेके तो आ गए, लेकिन DNA पॉलीमरेज डायरेक्टली DNA पर लोड या बाइंड नहीं हो सकता, तो उसको बाइंड कराने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको अपन ने बोला है प्रोसेसिविटी फैक्टर। प्रोसेसिविटी फैक्टर का काम प्रोकैरियोट्स में कौन करता है? प्रोसेसिविटी फैक्टर को DNA उसमें प्रोकैरियोट्स में आके जाएगा बीटा क्लैम्प, और यूकैरियोट्स में कौन आएगा? यूकैरियोट्स में कौन आएगा? PCNA। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में क्लैम्प लोडर कौन था? गामा क्लैम्प लोडर। और यूकैरियोट्स में होता है रेप्लिकेशन फैक्टर C। अच्छा, और हेलिकेज को कौन लोड करा के जाता है? तो प्रोकैरियोट्स में तो प्रोटीन आती है DNA-B और यूकैरियोट्स में आती है CDC6। फिर बाद में प्राइमर रिमूवल का काम प्रोकैरियोट्स में करता है DNA पॉलीमरेज 1st, और यूकैरियोट्स में करता है कौन? फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज और RNase-H। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में निक को सील करने के लिए आएगा लाइगेज, और यूकैरियोट्स में भी उसको बोलते हैं लाइगेज। लेकिन दोनों के लाइगेज में इतना अंतर है कि यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में तो एनर्जी कहाँ से लेके आता है? ये NAD+ से, और यूकैरियोट्स में कहाँ से लेके आता है? ATP से। और अगर आर्कीबैक्टीरिया नाम आ जाए तो आर्कीबैक्टीरिया में भी कहाँ से आती है एनर्जी? ATP से आती है। बात समझ में आई? अच्छा, तो अब इसको मिटा दिया जाए। अब इसको मिटा देते हैं ना। ये FEN का पूरा नाम होता है फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज। FEN इसको क्या बोलते हैं? फ्लैप एंडो न्यूक्लिएज।
अभी इसको आप मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। चलो है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम क्या करेंगे, इन एंजाइम को थोड़ा सा डिटेल में समझ के देखेंगे ना, कि जैसे हेलिकेज और ये डीएनए पॉलीमरेज है, थोड़ा सा इनके अंदर की बात और जानते हैं, इनमें अंदर क्या क्या होता है। हाँ, अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो अभी हमने क्या जाना, इसमें काम आने वाले जितने भी एंजाइम थे इन सब के बारे में जाना। एंजाइम के नाम जाने अभी है ना, एंजाइम के बारे में नहीं जाना है हमने। तो अब एक एक करके एंजाइम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हेलिकेज की। अच्छा, एक वो प्रोटीन रह गई थी, वो आप लिखना चाहो तो उसमें ऐड कर लेना। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोटीन आती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में इस एसएसबी को एसएसबी बोलते हैं, और यूकैरियोट्स में इस एसएसबी को किस नाम से जाना जाता है, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए। ये आप उसमें और ऐड कर लेना। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अनबाइंड तो हो गए, लेकिन वापस से बाइंड नहीं हो उसको रोकने के लिए कौन सी आती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए। ये आप उसी में ऐड कर लेना टेबल में। अच्छा, अब हेलिकेज के बारे में जान रहे थे अपने, है ना। हेलिकेज क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जो हेलिकेज होता है ये होता है आपका होमोहेक्सामर। कितने सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 6 सब यूनिट से, और 6 की 6 सब यूनिट एक जैसी होती हैं। अगर बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में ये होता है हेटेरो हेक्सामर। ये तो हो गई हेलिकेज के बारे में बात। काम क्या रहेगा इसका, काम क्या रहेगा इसका, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करेगा, और इसकी पोलरिटी कुछ भी हो सकती है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली भी होती है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली भी पोलरिटी होती है इसकी। चलो, है ना। दूसरा एंजाइम था आपका, इम्पोर्टेंट एंजाइम है ये भी काफ़ी, टोपो आइसोमरेज। मेरे को लगता है कि इस टोपो आइसोमरेज के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो ही बनानी पड़ेगी, है ना। काफ़ी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, नेगेटिव सुपर कोइलिंग समझानी पड़ेगी। तो इसके ऊपर तो मैं पूरी वीडियो ही बनाऊंगा ना, 20 मिनट की एक। अच्छा, तीसरा एंजाइम था आपका हेलिकेज के बाद में थोड़ा सा एसएसबी के बारे में और बता देता हूँ आपको। एसएसबी जो भी बताई थी ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसके ऊपर सेपरेट देखेंगे अपन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। ये जो एसएसबी प्रोटीन है ये डीएनए के ऊपर टेट्रामेरिक फॉर्म में बाइंड करती है, बाइंड्स ऑन डीएनए इन टेट्रामेरिक फॉर्म। दूसरी प्रोटीन है ये एसएसबी प्रोटीन की, और क्या खास बात है, टेट्रामेरिक फॉर्म में बाइंड करेगी, और डबल स्ट्रैंड पर या सिंगल स्ट्रैंड पर, यही लिख देता हूँ, बाइंड्स ऑन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, है ना, सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करती है। तीसरी बात, बाइंड्स इन कोऑपरेटिव मैनर। चौथी बात, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट
मैनर, ये दोनों पॉइंट समझ लेते हैं। ये तो आपको मैं अब समझ में आ गया होगा ना, इनमें कुछ नहीं है ना ऊपर वालों में। ये टेट्रामर की फॉर्म में बाइंड करेगी, मतलब 4 सब यूनिट है ना बाइंड करती है, तब जाके ये काम करती है अपना। दूसरी है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर ही बाइंड करेगी। तीसरा पॉइंट है, ये थोड़ा सा काम का है ना। तीसरा पॉइंट क्या काम का है, जैसे कि ये कोई डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, अभी फर्स्ट वाली सब यूनिट इसके साथ में बाइंड करेगी तो इसको बाइंड करने में थोड़ा सा जोर आएगा, मतलब इसकी जो एफिनिटी है डीएनए के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर सिंगल सब यूनिट बाइंड कर गई इसकी, तो ये दूसरी वाली सब यूनिट के लिए एफिनिटी बढ़ा देती है, मतलब दूसरी वाली सब यूनिट के लिए ये रास्ता आसान बना देती है। और जैसी दूसरी वाली बाइंड कर जाएगी तो वो तीसरी वाली सब यूनिट के लिए रास्ता आसान बना देगी। तो इस तरीके से पहली सब यूनिट को जुड़ने में थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन उसके बाद वाली सब यूनिट को जुड़ने में आसानी होगी, मतलब पहले वाली जो है वो रास्ता क्लियर कर देती हैं। जैसे कि ये पॉइंट अपन पढ़ते हैं ना, जैसे उसमें इकोलॉजी इवोल्यूशन में एक सक्सेशन वाला पॉइंट आता है ना, तो सक्सेशन में जो अपन ने फैसिलिटेड टाइप का सक्सेशन पढ़ा है ना, जिसमें प्रीवियस जो कम्युनिटी होती है वो आगे आने वाली कम्युनिटी का रास्ता आसान कर देती है। ऐसे ही अपन ने ये कोऑपरेटिव मैनर कहाँ पे पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो वो भी कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करती है, जिसमें अगर एक ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो दूसरे वाली ऑक्सीजन के जुड़ने को आसान बना देती है। ये होता है कोऑपरेटिव मैनर। और है आपका सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर। सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब है कि इसको ये मतलब नहीं है कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है, इसको मतलब है बस डीएनए चाहिए, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। बाकी आप देखते हैं ना कि ज़्यादातर प्रोटीन जो होती हैं वो सीक्वेंस स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि कल को टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आती है, तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आपको पता है ना कि उसका स्पेशल टाटा बॉक्स होता है, उसी पे जाके बाइंड करती है। कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो स्पेशल पैलिंड्रोमिक साइट पर ही कट करेगा, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, ये डीएनए मिलना चाहिए, इसको सिंगल स्ट्रैंड हो बाइंड कर जाएगी। अब देखो ज़्यादा तो खास बात नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एसएसबी के बारे में, तो थोड़ा सा कम नॉलेज की वजह से क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए चारों पॉइंट को ऐसे के ऐसे ही आपको सीधा का सीधा याद कर लेना है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करेगी, टेट्रामेरिक फॉर्म में बाइंड करेगी, कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करेगी और सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करेगी। मैं होप आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ पाएंगे, 20 मिनट कंप्लीट हो गए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन लेक्चर जो 3rd है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही कोई भी नई वीडियो हमारी अपलोड होती है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो पर डे आपको मिलती रहेंगी मोल वायु के ऊपर, तब जाके हम इसको 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। और नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको नोटिफिकेशन इंक्वायरी की ज़रूरत हो तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप दिए गए नंबर पर भेज सकते हो। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है एकेडमी का 7891 12 12 53 7891121253। ये रेप्लिकॉन एकेडमी का डाउट सॉल्विंग नंबर है। इस पर आप अपने डाउट्स जो भी हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप इस पर भेज सकते हो।